तो इसलिए मैंने हमेशा बताया है कि जांच पड़ताल कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है, कहां कहां जाकर पूछना है और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने फ्री होल्ड के अंदर ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके की जमीनों को अवॉइड करना है और किस तरीके की जमीनों पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मांगने हैं और किस तरीके के सवाल और जवाब और जांच और पड़ताल हमें करनी है। बट दोस्तों आज की जो वीडियो है उस पर डिटेल में बात करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज ये कैटेगरी जो है ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है फ्री होल्ड के अंदर। अभी तक हम लोगों ने फ्री होल्ड पे ये देखा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती है, गलत जमीन के ऊपर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, हमारे मकान के ऊपर बुलडोजर चल और हमें एक ही बार में धराशाही कर दिया जाएगा। बट दोस्तों जो आज की कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रोज धराशाही किया जाएगा, हर महीने किया जाएगा, हर महीने आपको डर के साए में जीना पड़े। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है, हो सकता है आपके बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं इस वीडियो को, और डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह रिसर्च करके कुछ चीजें लेकर आया हूं। सबसे पहले आप उसको देखिए, उसको देखने के बाद बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल के अंदर प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे हिम्मत मिलती है ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकूं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको खले नहीं और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ग्रोथ देकर जाए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है मुझ पर आप यूं ही अपना प्यार बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन क्लिप्स को, उन वीडियोस को, और फिर डिटेल में बात करते हैं। और यहाँ ये समझो पब्लिक के साथ लूट हो रही है एक तरीके से। 18 रुपए 20 रुपए यूनिट वसूली जा रही है। ना कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट कागजों में यहाँ कोई लाइट है नहीं, प्राधिकरण कोई काम यहाँ करता नहीं क्योंकि कहते हैं डूब क्षेत्र है। और लाइट के लिए बोलो कि वहाँ लाइट दे नहीं सकते, अधिकारी को कहना है एसडीओ तक चले जाओ आप। और यानी कि मैं लखनऊ तक भी शिकायत कर चुका हूँ, अधिकारी कहते हैं वहाँ डूब क्षेत्र में लाइट दे ही नहीं सकते। बस वही प्राइवेट लाइट है यहाँ पे, 20 रुपए यूनिट चल रही है। 20 रुपए यूनिट देती हैं। हाँ, जैसे कभी 16 रुपए हो गया तो कभी उसका वहाँ से कुछ आ गया कि 20 रुपए आपको भरना है, तो ये हमें देना पड़ता है। 20 बिल कौन देता है? बिल मतलब सरकार की तरफ से कोई बिल का पर्चा आता है क्या? जी नहीं, प्राइवेट लाइट में कोई बिल नहीं मिलता है। तो कोई कंपनी आपको प्राइवेट बिल देती है क्या? नहीं। इस वक्त हम नोएडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। नोएडा में आपको सेक्टर्स दिखाई देते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाई देते हैं। ये जो इलाका है, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसे डूब क्षेत्र कहा जाता है। इस वक्त हम जिस जगह पे हैं ये अंबेडकर सिटी है ना? अंबेडकर सिटी है, लेकिन सिटी जैसी चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। सड़क नहीं है, पानी का सप्लाई है यहाँ पे नहीं, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या। और यही कारण था, मुझे लगा कि यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करें और समझें कि उनकी समस्याएं क्या हैं। मैम आपका नाम क्या है और कहाँ आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कब से रह रही हैं? मेरा हो गया 4 साल। 4 साल से जी। तो बिजली पिछले 4 साल में आई है या नहीं आई है? कभी नहीं आई सर, बस वही प्राइवेट लाइट है यहाँ पे, 20 रुपए यूनिट चल रही है। और यहाँ लाइट के लिए पब्लिक से लूटा जा रहा है। कनेक्शन का तो ये जो है इलाके के नाम से एक मीटर अलॉटेड है। 2016 में लिया हुआ है ये, 2016 में लिया हुआ है ये। और बीच बीच में क्या करते हैं अधिकारी जेई वगैरह मिलके यहाँ एक दो जगह छापे मार देते हैं, लोगों से वसूली वो भी करते हैं, जबकि उनको पता है लाइट है। 5 साल दिखाई नहीं दिए पूरे उसमें इसमें। और डूब क्षेत्र के लिए कोई बात करते हैं कि डूब क्षेत्र में हाँ मैं देखूंगा, मैं करूंगा। ये लोग यहाँ से सब इकट्ठा होकर उनके ऑफिस में कई बार जा चुके हैं मिलने के लिए, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि भाई हाँ, चुनाव के टाइम भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में आश्वासन दिया कि हम लाइट देंगे, डूब क्षेत्र के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई काम यहाँ नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या दिक्कत है? इसके दिक्कत है ये पानी नहीं है, रोड जैसे बारिश होता है तब जाने आने के दिक्कत हो, कच्ची सड़क है। मोहम्मद अंजार आलम। ये जो इश्यूज गिनाए जा रहे हैं ये समस्या जेन्युइन है या फिर? ये समस्या जेन्युइन है सर। हम तो पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अभी तो बहुत बड़ी आबादी हो गई यहाँ पे। अम्बेडकर सिटी के अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है आज के डेट पे बिजली का, दूसरा समस्या है सड़क का, नाली का। बिजली पानी जो नोएडा के हाई राइज सोसाइटी से बहुत दूर नहीं, यहाँ पे अच्छा बहुत करीब बता रहे हैं कि गौर सिटी है कोई, यहाँ पे पास स्कूल नहीं है आसपास। और ये तो सड़क फिर भी बेहतर है दूसरी छोर पे,
स्थिति थोड़ी और खराब है। बिजली आती है? बिजली नहीं आती है, नहीं कभी नहीं आती शिकायत की है आपने? शिकायत भी है, रोड भी नहीं है, हम लोग पानी भी नहीं है यहाँ लेकिन पर पानी। आपने शिकायत तो की होगी विभाग के अधिकारियों से कि बिजली की हाँ, हम लोग शिकायत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम लोग से कुछ बात नहीं कर रहे। कह रहे डूब क्षेत्र में लाइट नहीं आएगा, ये कौन सा साधन है कि लाइट नहीं आएगा? यहाँ पे लाइट आना चाहिए। हम लोग के 2 साल हो गया, बहुत इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो कोई परेशानी मत पूछिए। आपको कहना है कि बिजली नहीं आ रही, तो आप किस तरीके से ऐसे अभी रह रही हैं? अभी जनरेटर से पानी भरते हैं, वैसे रात को छत पर लगा कर सोते हैं, और क्या करेंगे? ऐसे गर्मी में बच्चे सब मर रहे हैं, इतना धूप पड़ रहा है, परेशानी से। तो क्या आपने खरीदने से पहले एक बार कंसल्ट करना किसी से जरूरी समझा कि ये डूब क्षेत्र है, यहाँ आगे जाके परेशानी आ सकती है? आप भी बोल रही थी कि हमें ये हम जब आए थे तब हमें वादा किया गया था। हाँ, वादा किया, बिजली, पानी, सड़क, नाला सब कुछ बना कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं प्रॉपर्टी वादा किसकी तरफ से किया गया था आपको? किसने आपको ये वादा? वो जो राकेश जी है, जो बन दिए हैं प्रॉपर्टी जिससे लिए हैं, वो दिए खाए हैं। अच्छा, प्रॉपर रजिस्ट्री है आपके? हाँ 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 हाँ, कागज हमें दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल। अब हमें कागज एक बार को दिखा दीजिए। 4 साल हो गए हमारा, 4 साल। 4 साल हो गए। सबसे पहला मकान हमारा बना था इस इलाके में सबसे पहला मकान आपका बना हुआ है। हाँ। तब आप जानती थी कि ये धूप क्षेत्र है, यहाँ पे मकान नहीं बना सकते हैं? नहीं, हमें पता नहीं था। किसी ने भी नहीं बताया। आपकी रजिस्ट्री तो हुई होगी मकान? हाँ, बैनामा भी है, दाखिल खारिज भी है, सारे काम है। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने भी आपको इन्फॉर्म नहीं करा जब आप रजिस्ट्री कराने गए, बैनामा कराने गए? सरकारी अधिकारियों ने भी आपको बना कर ये जानकारी नहीं दी? नहीं, क्या आपने एक बार भी बिजली यहाँ पे, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, क्या आपने कभी भी शिकायत की? भैया इस कॉलोनी में बत्ती है, पर यहाँ नहीं है। अच्छा, वो भी डूब क्षेत्र है? हाँ, लेकिन वहाँ पर बिजली आ रही है और आपकी इसी बात ले लिया था हमने प्लॉट में, जब इधर बत्ती है तो यहाँ भी आ जाएगी। हम लोग जांच पड़ताल किए, जो जमीन लूं या ना, तो पक्की रजिस्ट्री है। गवर्नमेंट को व्यवस्था ये होना चाहिए, यदि ये डूब क्षेत्र है, बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो भाई रजिस्ट्री क्यों करोगे? तो सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है, जो भी सरकार था, जो भाई जब चोर है वो लोग कि भाई जो राजस्व के चलते, एक तो यहाँ घर बनाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री कर रही है, पक्की दाखिल खारिज हो रखी है। आज अब वो चाहे बंद कर दे। कुछ दिन यहाँ टेम्पोररी बिजली आई थी, उधर कोई लाया हुआ है 60 kV का, उसमें से कनेक्शन जोड़ा गया था, इसीलिए आप सबको देख रहे हैं जो मीटर है वो लोग चोरी कर रहा था, फिर वो बंद हो गई, 1 महीना आया ही नहीं। सर, आप बोल रहे हैं कि आपके जितने भी मकान हैं उन सबकी रजिस्ट्री है, सरकारी दफ्तर में जाके। तो जब आप वहाँ पर गए थे, सरकार को अमूमन ये जानकारी होती है कि ये डूब क्षेत्र है, तो उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी? डूब क्षेत्र है, अनलीगल है, तो उन्होंने आपको जानकारी क्यों नहीं दी? अब क्यों नहीं दी? सब चोर है। नोएडा सेक्टर 123 के पास अपना विहार नाम का एक एरिया है, वहाँ हमने विजिट किया था सर। वहाँ पे कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से लगभग लाइट नहीं आ रही है सर। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उन लोगों ने आपके पास कई बार शिकायतें भी की, लेकिन अब तक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो पाया है, लाइट अभी तक नहीं पहुँच पाई है वहाँ पर। उसमें समस्या ये है कि वो जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र की परिधि में आता है। तो डूब क्षेत्र की परिधि में जितने भी जो भी आवास बना दिए गए वो टोटल अनधिकृत है, पूर्ण रूप से अनधिकृत है। और इसमें माननीय एनजीटी जो न्यायालय है हमारे, वहाँ से प्रतिबंध लगा हुआ है किसी भी तरह का विकास करने का। तो हम माननीय न्यायालय के आदेशों के अधीन जो है प्रतिबंधित हैं, और हम उसमें किसी भी तरह का उनको सहयोग नहीं कर सकते, बिजली कनेक्शन देना या देना, क्योंकि वो बिल्कुल माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो जाएगी। क्योंकि उनके साथ एक छल हुआ है, धोखा हुआ है। 30-40 हजार की आबादी है करीब। बिजली चोरी एक अपराध है। यदि हम संयोजन नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई वहाँ बिजली चोरी करेगा। ये बिजली चोरी करना एक अपराध है। समय समय पर चेकिंग होती है, और जब भी कोई पाया जाता है बिजली चोरी करते हुए, तो जो भी उसकी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। एक और सवाल है आपसे, जैसा उस डूब क्षेत्र का एक इलाका हमने ऐसा देखा जहाँ पे बिजली की पूरी सुविधा है, और दूसरा इलाका ऐसा है जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों है सर? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। एक्चुअली ये आबादी 30-40 हजार की जो आपने बोली है, एक दिन में नहीं बनी है, इसको सालों लगे हैं। ठीक है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है ये बहुत पहले नहीं आया था, ये अभी आया है। तो माननीय न्यायालय के आदेश के आने के पहले विभाग की तरफ से संयोजन दिए जा रहे थे, क्योंकि जब लोग रह रहे हैं तो उनको ये मूलभूत आवश्यकता है और हमें संयोजन देना हमारी प्राथमिकता है, तो हम दे रहे थे। लेकिन जब से प्रतिबंध लगा है तब से हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पहले के कुछ जगह बिजली मिल रही है और अब नहीं मिल रही है। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहे होंगे उसके आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर रजिस्ट्री भी हो रही है, दाखिल खारिज भी हो रहा है, उसके बावजूद ये इलीगल प्रॉपर्टी है जहाँ पर लाइट, सड़कें, पानी कुछ नहीं मिल रहा। यानी कि सरकार ने रजिस्ट्री तो की, बट सरकार ने हाथ भी पीछे खींच लिया कि मैं आपको कोई सुविधा दूंगा। तो इस तरीके की क्षेत्रों से दूर रहना है। बट डूब क्षेत्र होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि डूब क्षेत्र के लोकेशन के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। और डूब क्षेत्र वो क्षेत्र होता है दोस्तों जहां पर नदियां हो गई, नदियों के आसपास की जमीनें हो गई, पॉन्ड्स हो गए, तालाब हो गए, दलदली जो भूमि कही जाती है ना, उन क्षेत्रों को डूब क्षेत्र कहा जाता है।
नॉर्मली दोस्तों जैसे नदियाँ अभी तो सूखी हुई हैं और जो प्रकृति के द्वारा जो रास्ते बनाए जाते हैं, यानी नदियों के द्वारा जो रास्ता बनाया गया है, चाहे वो 20-25 साल के बाद अचानक से प्रकृति ने अपना कहर दिखाया, भारी बारिश हो गई, बादल फट गया, तो वो रास्ता दोबारा से खुल जाएगा और उस रास्ते में जितने मकान होंगे वो सारे के सारे प्रकृति खुद ही धराशाही कर देगी। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोकेशंस पे ना लाइट, ना सड़कें, ना पानी की सुविधा दी जाती है। बिकॉज आप ना बसें, आप वहाँ पर ना रहें, और जान माल का जो नुकसान हुआ है अभी पास्ट में, चाहे आप बद्रीनाथ का एग्जांपल देख, नॉर्मली प्रकृति का कहर हम लोग हर साल देख रहे हैं, किसी ना किसी लोकेशंस में बाढ़ आई रहती है, पहाड़ खिसक जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सरकार जिसकी वजह से कहती है कि आप ऐसी लोकेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा जाँच पड़ताल खुद करें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सरकार ऐसी लोकेशन जब सरकार को मालूम है तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती और वो क्यों नहीं जागरूक करते लोगों को, ताकि वहाँ पर रजिस्ट्री ना करे, खुद भी ना करे और लोगों को भी जागरूक करें ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। दोस्तों अगर इस सवाल का जवाब लेना है तो मैं आप लोगों को बहुत पीछे लेकर जाऊंगा, जब अंग्रेज लोग शासन किया करते थे हमारे देश के ऊपर। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्यों आए थे, अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए थे, लूटपाट करने के लिए आए थे और लूटपाट के एवज में वो हमसे जितना हो सके वो खींचने की कोशिश करते थे लगान के रूप में। तो लगभग उन्होंने ही रजिस्ट्री का जो क्राइटेरिया है, यानी उस टाइम जो रजिस्ट्री की जाती थी वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते थे और उसकी एवज में लगान लिए जाते थे लोगों से और कहा जाता था ये ज़मीन का टुकड़े का सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसके एवज में आपको इतने पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। तो वही चीज़, वही प्रोसेस चलता आ रहा है आज तक। आज भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों रजिस्ट्री के नाम पर। अब धीरे धीरे रजिस्ट्री हो रही है बहुत सारी लोकेशंस पे, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जीपीए के बेसिस पे ना करें। और मेरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस पर बनी हुई है, नीचे मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को और जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। अब आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि रजिस्ट्री सरकार क्यों नहीं रोक देती। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि सरकार के कोष में सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है हमारे टैक्सेस के अलावा, उसमें से एक कैटेगरी हमारी रजिस्ट्री की भी आती है, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से सरकार रजिस्ट्री अंधाधुन करती है और बिना जांचे पड़ताले करती है और बिना इंफॉर्मेशन लिए करती है। अभी भी दोस्तों हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि अभी जब भी हम लोग लोकेशन की रजिस्ट्री करवाने जाएं, अपने मकान की रजिस्ट्री करवाने जाएं, सरकार के पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हो उस लोकेशन की और जिसकी वजह से वो हमें गाइड कर, नहीं हम लोग इस लोकेशन पर रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और इस लोकेशन पर आप भी इन्वेस्टमेंट ना करें बिकॉज ये लोकेशन इस क्षेत्र में या उस कैटेगरी में आती है। तो सरकार के पास ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार कहती है कि आप लोग खुद जागरूक बने। आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दोस्तों ये भी है, सरकार के पास जब तक रिटर्न कंप्लेन नहीं पहुँचती है तब तक सरकार कार्रवाई भी नहीं करती है। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि रिटर्न कंप्लेन पहुंचाने वाले भी सरकारी मुलाजिम ही होते हैं, उनको सब पता होता है कि किस जगह पर, किस लोकेशन पर, कहाँ पे ज़मीनें काटी जा रही हैं या कहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो मैं करप्शन की बात करूँगा। करप्शन है और उस करप्शन का निचोड़ अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप करप्शन की भेंट ना चढ़, तो आप खुद जाँच पड़ताल ज़रूर करें उस लोकेशन की, खासकर नदियाँ और नदियों के आसपास की ज़मीनों को। तो दोस्तों ऐसी ज़मीनों के ऊपर अगर प्लॉटिंग काटी जाती है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये तो आप जान चुके हैं। दाखिल खारिज भी हुआ है, रजिस्ट्री भी हुई है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो अगली बार अगर कोई आपके पास सस्ता प्लॉट का ऑफर लेकर आए तो आप जांच पड़ताल ज़रूर करें कि वो किस तरीके की लोकेशन है। मैंने दोस्तों आप लोगों को फ्री होल्ड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बताई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे फ्री होल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। दोस्तों इसी कैटेगरी के अंदर एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका नाम है पुश्ता। पुश्ता पर ज़मीनें काटी जा रही है या पुश्ता रोड पर ज़मीनें काटी जा रही है या पुश्ता के बगल में कोई कॉलोनी बसाई जा रही है, वो सेफ़ है या नहीं है। तो अब हम इसको जान लेते हैं कि पुश्ता होता क्या है। नॉर्मली दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों के आसपास ऊंचाइयों पे ना कुछ सड़कें या बांध बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश के दौरान नदियों का जो लेवल है अगर वो ऊपर आता है तो वो रेजिडेंशियल इलाके में ना जाए, इसकी वजह से ऊंचाइयों पर सड़कें या बांध बनाए जाते हैं। तो उस तरीके की लोकेशन पर अगर कोई कॉलोनी बसाई जा रही है या लोकेशन बसाया जा रहा है तो आप प्लीज़ जांच पड़ताल ज़रूर करें बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल ज़रूर करें। आप नज़दीकी तहसील ऑफिस में जाएं
या अगर गांव के अंदर वो ज़मीनें काटी जा रही हैं तो जो वहाँ का पट्टीदार होगा या फिर गांव का जो मुख्यालय होगा, आप उसमें जाकर जानकारियाँ ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके की बांध जो बनाए जा रहे हैं वो पुश्ता कहलाता है, और या जो सड़कें बनाई जाती हैं वो पुश्ता रोड कहलाती हैं। फिर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ की सारी लोकेशन ही इलीगल हैं, बट उस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जांच पड़ताल जरूर करें, बस मैं ये चाहता हूँ। और जांच पड़ताल करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो लोकेशन या वो कॉलोनी सेफ है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप आगे बढ़ें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि हम सभी लोग एजुकेट हो सकें। हमारा साथ ना सरकार देगी ना अमीर आदमी देगा, हमारा साथ हम ही आपस में एक दूसरे का दे सकते हैं और एक दूसरे को बचा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपके साथ फ्रॉड होगा तो प्रॉपर्टी डीलर अपना हाथ पीछे खींच लेगा, सरकार आपका साथ कभी नहीं देगी। सरकार अपनी पर्ची आप लोगों के ऊपर ही फाड़ेगी। बोले आप लोगों ने इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। तो हर तरीके से पिसेगा आम आदमी ना पिसे, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने के लिए, ताकि आप एजुकेट हो और उन लोकेशंस को अवॉइड करें जिन लोकेशन के अंदर सस्ती प्लॉटिंग काटी जा रही है और आप लोग बिना जांच पड़ताल किए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। दोस्तों मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को कि फ्री होल्ड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ से पहले आप लोगों को सोचना है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज की जो कैटेगरी के बारे में जो हमने बात की, दूब क्षेत्र के बारे में, ये सेफ कैटेगरी नहीं है और ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है या सबसे डेंजरस कैटेगरी है या फिर सबसे अलग कैटेगरी है, जिसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी जाते हैं या फिर आप कर चुके हैं तो आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा या पड़ेगा आगे, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये भी सवाल आता है कभी कभी दिमाग में कि जब रिहाइश बढ़ जाती है तो सरकार तो कहीं ना कहीं घुटनों पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन कैटेगरीज के अंदर लगभग 30,000 40,000 जनसंख्या के बारे में बात की है। 30,000 40,000 जनसंख्या सर कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। उसके बावजूद ये सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो लॉ के हिसाब से काम करती है और लॉ अभी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना रोड बनाई जा रही है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की ज़िंदगी जीने से बेटर है कि आप किराए पर रहें या फिर आप उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर थोड़ा सा हैवी अमाउंट देने के बाद आप सुकून से जी सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और लगती है तो आप अपने दोस्तों तक और दूसरे भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने हमेशा बोला है जांच पड़ताल अपने प्रारूप में ज़रूर करें, दूसरों पर आश्रित मत हो। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम हो जाएगा कि अगर कोई और आप लोगों के लिए जांच पड़ताल करे, तो दोस्तों हो सकता है कि अधूरी जानकारी मिले। तो इसलिए मैंने हमेशा बताया है कि जांच पड़ताल कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है, कहाँ कहाँ जाकर पूछना है और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 40 लाख 50 लाख 30 लाख 25 लाख, ये बहुत बड़ी पूंजी होती है दोस्तों। और इस पूंजी को यूं ही जाया ना करें, किसी और पर डिपेंड हो। आप जानकारियां जरूर लें, दूसरों की वीडियो जरूर वॉच करें, उस लोकेशन पर जरूर जाएं, बट अपनी अकल जरूर लगानी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं है तो आप लॉयर को हायर कर सकते हैं। उसको 500-1000 रुपए उसकी कंसल्टेंसी जो फीस हो सकती है 5,000 रुपए या 1,000 रुपए आप दीजिए जरूर, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए और यूं ही मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।